खाना पकाने के सही तरीकों का हमारे शरीर के साथ डॉक्टर साहब कैसा कनेक्शन होता है और साथ ही साथ खाना पकाने की सही विधि को लेकर आयुर्वेद में क्या कहा गया है। देखिए, बड़ा अच्छा विषय लिया आपने, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं आजकल। विशेष तौर पर मैं विदेशों में जब जाता हूं तो वहाँ काफी सारे लोग हैं जो रॉ फूड ही खाते हैं, केवल हर चीज रॉ खाते हैं, कच्चा ही खाते हैं। हमारे यहाँ पर भी कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि कच्चा खाने से जो है ज्यादा हम स्वस्थ रहते हैं। आपने बात कुकिंग की है आज, तो कुकिंग जो है वो आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो वो हमारे पोषण का ही एक हिस्सा है, हमारे पाचन का ही एक हिस्सा है। इट्स ए प्रोसेस। जो भी हम खाना खाते हैं तो जब उसका कुकिंग जो हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ताकि वो आसानी से पच जाए और उसमें जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, वो हमारे शरीर में पहुंच जाए सही जगह पर। तो ये कोई केवल इसलिए नहीं कि हम टेस्ट के लिए खाना बनाते हैं, उसको हम स्वादिष्ट बनाने, स्वादिष्ट भी बनता है पकाने से, लेकिन केवल जब हम स्वाद पर फोकस करते हैं और उसकी ओरिजिनल उसको हम भूल जाएं कि ओरिजिनल उसका क्या उद्देश्य है, तो फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको मैं आज एक नई चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि जो खाना पकाया जाता है हमारा, उसका प्रोसेस जो है वो प्रोसेस सही होना इसलिए जरूरी है क्योंकि दैट इज ए पार्ट ऑफ आवर डाइजेशन। खाना सही तरीके से अगर हमने सही चीज को सही प्रकार से पकाया है तो अंदर हमारी अग्नि को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और भोजन आसानी से, क्योंकि अंदर भी वो कुकिंग होती है एक तरह से। एक हमारी किचन में कुकिंग होती है, एक हमारे पेट के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी कुकिंग होती है, इसलिए उसको अग्नि कहा गया है। हम बार बार आपको कहते हैं जठराग्नि, पाचक अग्नि। अग्नि क्यों कहा है? क्योंकि वहां भी खाना जाकर के पकता है, वहां भी कुकिंग होती है। तो ये भी और वो भी दोनों इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में तो हम अंदर वाली कुकिंग के बारे में बार बार आपसे बात करते हैं कि अगर खाना ठीक से नहीं पचेगा तो आम बन जाएगा, टॉक्सिन्स बन जाएंगे, और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है इस अग्नि के साथ, पाचन के साथ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल। लेकिन इसी से कनेक्टेड हमारी जो बाहर की अग्नि है, जो हमारी रसोई वाली जो अग्नि है, उसको कितना हमें यूज करना है, कितना नहीं करना है, कैसे पकाना है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए, जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिए प्रोग्राम, पूरा शो देखिए, आपको थोड़ी और टिप्स भी देंगे कैसे इसको हम इस ज्ञान को स्वस्थ रहने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि अगर सही तरीके से बना हुआ खाना हम ना खाएं तो डॉक्टर साहब किन बीमारियों और परेशानियों से हम जूझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पेट खराब हो जाएगा आपका अगर खाना आपका सही तरीके से कुकिंग नहीं हुई है, उसकी सही प्रकार से नहीं पकाया गया है, या ओवर कुक हो गया है, या ठीक से कच्चा रह गया, जो भी कारण हो, खाना यदि उचित कुकिंग नहीं हुई है, जैसे कि हमारी अंदर की कुकिंग की हमने बात की, अगर अंदर हमारी अग्नि सम नहीं है, समाग्नि नहीं है, ज्यादा तेज अग्नि है, ज्यादा मंद अग्नि है, विषम अग्नि है, कई प्रकार का है, इसी तरह से कुकिंग अगर प्रॉपर नहीं हुई है आपकी तो खाना नहीं पचेगा। खाना नहीं पचेगा तो गैस बनेगी, अफारा होगा, कब्ज रहेगी, आपको इंडाइजेशन होगा, आम बनेगा तो जोड़ों में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, अस्थमा हो सकता है, आपको मोटापा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, कितनी सारी बीमारियां हैं, मैं नाम गिनता रहूंगा, लिस्ट खत्म नहीं होगी। क्योंकि अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो हम बार बार आपको समझाते हैं कि सभी रोग पेट से शुरू होते हैं, या तो पेट से शुरू होते हैं या माइंड से शुरू होते हैं। शारीरिक रोग जो है उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं हमारे पेट से जरूर मिलता है, मानसिक रोगों का कनेक्शन हमारे माइंड से होता है। तो इसलिए कुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर कुकिंग आपको करनी चाहिए, खाने को सही तरीके से पकाना चाहिए, सही समय तक पकाना चाहिए, उचित प्रकार का उसमें प्रोसेसिंग करनी है आपने, मसाले डालने, कितने डालने, कैसे डालने, ये सब चीजें आयुर्वेद का विषय है और आयुर्वेदिक कुकिंग का विषय है। इसको आपको अच्छी तरह से समझना जरूरी है ताकि आप अपने भोजन से पूर्ण न्यूट्रिशन प्राप्त कर सकें और एनर्जी भी प्राप्त कर सकें उससे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल हैं पंजाब से। क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरी माता जी की उम्र 55 साल है और उनके ना एड़ी में हमेशा दर्द बना रहता है। सुबह के टाइम जैसे उठती हैं उस टाइम कुछ ज्यादा ही होता है जी। और यूरिक एसिड वगैरह सब कुछ चेक करा लिया, सब नॉर्मल है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उनके दर्द ये रहता ही है।
सर्दियों में ज्यादा हो जाता है ये तो अच्छी बात है, आपने यूरिक एसिड वगैरह चेक कराया है, क्योंकि कभी कभार डाउट होता है कि कोई चीज जम तो नहीं रही है, कोई वहाँ यूरिक एसिड तो जमा नहीं होगा जोड़ों में। लेकिन आप जब लक्षण जो बता रहे हैं ये रोग के, ये हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में वात का रोग गिना जाता है। वायु जो है, वात दोष जिसको हम कहते हैं, जब वो प्रकोपित होकर के, गुस्सा होकर के एडी में जाकर के वो जमा हो जाए तो वहां पर दर्द पैदा करता है, क्योंकि वहां से जो सर्कुलेशन चल रहा है उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए तिल के तेल की मालिश करें रात को सोने से पहले, और मालिश से पहले थोड़ा सिकाई कर लें, पैर को गर्म पानी करके नमक डाल करके उसमें थोड़ा अपनी एडी को रखें वो, जिससे कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वायु को ना बढ़ने दें। जैसे आपने कहा कि ठंड में ज्यादा होता है, तो ठंड में जनरली ठंडा होता है, ड्राई होता है, रूक्षता होती है, वायु के गुण है। और इसमें अगर आप वायु वाले ही भोजन खाएंगे, मान लो बहुत ज्यादा बादी वाली चीजें सेवन कर रहे हैं, तो फिर वायु और बढ़ जाएगी। इसलिए मालिश करें। ज्यादा तकलीफ है तो आयुर्वेद में बड़ी अच्छी औषधियां हैं, वो औषधियां प्रयोग करके इस रोग को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। जिन लोगों को भी एडी में दर्द रहता है उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत जो है दर्द हो रहा है, कभी ठीक हो जाता है, थोड़ा चल लेते हैं तो ठीक हो जाता है। सुबह उठ करके जब चलते हैं तो बहुत दर्द होता है, ऐसी बहुत देर तक बैठे रहें, उठते हैं, उठकर चलते हैं तो 2-4 मिनट दर्द होता है, बाद में ठीक हो जाता है। तो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं है, तो चलने पर ठीक हो जाता है, तो उसको वो नजरअंदाज करते हैं। लेकिन हम आपको बार बार समझाते हैं कि अपने शरीर में कहीं पर भी आपको छोटा से छोटा कोई लक्षण दिखाई देता है, कोई भी चीज आपको एबनॉर्मल दिखाई देती है, कोई जो रोज आपके डेली रूटीन से हट करके कोई लक्षण आपको दिख रहा है अचानक से या काफी दिन से चल रहा है, उसको बिल्कुल आप जो है निगलेक्ट ना करें और तुरंत आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे खाना बनाने के सही तरीके और सही बर्तन में खाना पकाने को लेकर क्या है आज की संजीवनी। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, खाना पकाने का जो है मेन, वो आपको हमेशा देखना है कि क्या पका रहे हैं आप। अगर कुछ चीजें बड़ी सॉफ्ट हैं जो आराम से जो है वो आप पचा सकते हैं, जैसे पपीता है, फ्रूट्स हैं, सेब है, केला है, तो इनको कच्चा ही खाइए, इनको तो पकाने की जरूरत नहीं है। खीरा भी खा सकते हैं, थोड़ा गाजर भी खा सकते हैं, चुकंदर। लेकिन अगर आपको जैसे लगता है कि गाजर, चुकंदर, मूली ये थोड़ा सा हार्ड भी है, तो स्टीम कर लीजिए, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों को कच्चा गाजर खाने से, कच्ची मूली खाने से गैस बन जाती है, उसको स्टीमिंग। तो पहला प्रोसीजर हमारा कुकिंग में आता है स्टीमिंग। वो चीजें जिनको अमूमन हम कच्चा भी खा लेते हैं, लेकिन कभी कभार कच्चा खाने से आपको दिक्कत महसूस हो रही, तो उसको स्टीम करके खाइए, बहुत बढ़िया है, हमेशा स्टीम करके खाइए। दूसरा आता है हमारा, स्टीम के बाद स्टर फ्राई करते हैं, कि थोड़ा सा हम उसको फ्राई करते हैं, हल्का सा कुछ तेल डाल दिया, तो उसमें लॉन्ग टर्म स्टीम से थोड़ा सा ज्यादा नेक्स्ट स्टेप है, जैसे ब्रोकली है आपकी, या लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक है, मेथी है, बथुआ है, इनको भी प्रयोग कर सकते हैं। इनको स्टीम भी कर सकते हैं, स्टर फ्राई भी कर सकते हैं। स्टर फ्राई में आपको और सॉफ्ट जो वेजिटेबल्स हैं, बैंगन है आपकी, या जो है आपका लौकी है, तोरी है, इनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाता है बॉइलिंग। बॉयल भी कर सकते हैं सब्जियों को, थोड़ी और हार्ड है जो, उनको बॉयल कर लीजिए। गोभी है, आलू है, बॉयल कर लीजिए या कुकिंग कर लीजिए, मसाले डाल करके उनको पकाइए। अब आलू को हम स्टर फ्राई नहीं कर सकते, उसको कुक करना पड़ेगा। और इसी तरह से प्रॉपर कुकिंग जो होती है, जैसे राजमा है, उड़द की दाल है, छोले हैं, दालें हैं, चावल हैं, इनको भी हम कच्चा नहीं खा सकते, ना इनको स्टर फ्राई कर सकते, उनको पकाना पड़ेगा प्रॉपर, उनको हमें कुकिंग करनी पड़ेगी। तो उसमें स्पाइसेस के साथ हम जो है कुकिंग करते हैं। हमारी जो आयुर्वेदिक कुकिंग है या इंडियन कुकिंग है, तो उसमें स्पाइसेस का क्या फंक्शन है, क्यों हम मसाले डालते हैं, जीरा, धनिया, हल्दी, सब चीजों का प्रयोग क्यों किया जाता है, अदरक डालते हैं, ये हमारे पाचन को आसान करते हैं, हम तो भोजन के पचाने में सहायक होते हैं सारे के सारे। अपनी मेडिसिनल क्वालिटीज भी होती है, लेकिन मेन पर्पज उनका है कि वो भोजन को आसानी से पचने में सहायता करते हैं। हींग भी डालते हैं उसमें। तो ये आपको पूरा प्रोसेस समझना है। अब ऐसा नहीं करना है कि बस वो ग्रेवी बनाई टमाटर की, 1 पाव टमाटर काट के डाल देते हैं, 1 पाव प्याज डाल देते हैं उसमें, और उसको पकाते रहते हैं। मसाले तो जल जाते हैं पूरे उसी में, मसालों का टेस्ट नहीं आता, ना सब्जी का टेस्ट आता।
केवल वो ग्रेवी बनती है, तो ऐसा ये गलत कुकिंग है। आपको केवल एक चीज याद रखनी है कि कुकिंग जो भी आप कर रहे हैं उसका एक ही उद्देश्य है कि वो हमारे भोजन को सही रूप से पचने में सहायता करती है, प्लस हमारे जो पोषक तत्व उसमें मौजूद हैं भोजन के अंदर, जो न्यूट्रिएंट्स उसमें मौजूद हैं, वो हमारे सही स्थान पर जाकर के बॉडी को पोषित करें। हाँ, सेकंड फैक्टर इसमें ये भी हम लेते हैं कि भोजन स्वादिष्ट भी होना चाहिए, लेकिन स्वाद माइंड में ही होता है। स्वाद कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आप कहें कि भाई ये खाना ज्यादा स्वादिष्ट है, ये आप जैसा माइंड सेट बना लेते हैं। कुछ लोग बॉइल्ड ही खाते हैं, उसमें कोई कुछ भी नहीं, रूखा सूखा ही होता है, उसको खाते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है। कुछ लोग थोड़ा बहुत मसाला डाल के स्टर फ्राई करके खाते हैं, बड़ा टेस्टी है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जब तक पूरा ग्रेवी ना बने टमाटर की और इसकी प्याज की, उनको स्वाद ही नहीं आता उसमें। तो वो अपना अपना माइंड का सेट है, उसका भोजन की कुकिंग से, भोजन के पोषण से, भोजन के डाइजेशन से कोई कनेक्शन नहीं है उसका। तो आपने जो है देखना है कि हमें क्या चीज चाहिए और क्या हमारा उद्देश्य है। भोजन को पकाने का पीछे उद्देश्य है हमारे शरीर में उसका पूरा जो है यूटिलाइजेशन हो, जो भी पोषण उसके अंदर है, और हमारे शरीर में कोई विषैले तत्व टॉक्सिन्स ना बने। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, अंजलि है हिमाचल से। क्या जानना चाहती हैं आप? जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, ऐसा है ना कि मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल आ गए हैं। अच्छा। तो मतलब कि 1-2 सालों से पहले भी थे, बट 1-2 सालों से बहुत ज्यादा हो गए हैं और उसमें बहुत ज्यादा खारिश भी रहती है, और फिर निशान, सब कुछ मतलब निशान भी रह रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, देखिए इसके लिए क्या इलाज क्या किया आपने? इसके लिए मैंने कुछ बस दवाइयाँ ली थी, उन्होंने कुछ मतलब एलोपैथिक दवाइयाँ ही थी वो फेस पर लगाने के लिए, पर उससे ऐसा हो रहा है कि कुछ कालापन आने लगा है। देखिए लगाने की दवाई तो ठीक है, हम आपको बार बार कहते हैं और इस शो के माध्यम से कि कोई भी त्वचा का रोग हो, एक्ने, पिंपल्स, इवन बालों के रोग हैं, हेयर लॉस हैं, उनमें खाने वाली दवाइयाँ बहुत जरूरी हैं आपके लिए। इंटरनल जो हमारा जो कॉज है, जो रोग का कारण है, उसको हम जब तक ठीक नहीं करेंगे तो रोग नहीं जाएगा आपका। इसलिए आयुर्वेद फर्स्ट, ये बार बार आपको कहते हैं, पहले आयुर्वेद में आइए और सब छोड़ करके पहले आयुर्वेद में आइए। और आयुर्वेद में जब आप आएंगे तो वहां न केवल आपका रोग ठीक होगा, आपको आगे के लिए सुरक्षित हम करते हैं। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है, वो आपके रोग को तो ठीक करती है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, आपको शिक्षित करेगी, आपको एजुकेट करेगी कि रोग कैसे होते हैं बॉडी में, क्यों आप परहेज क्या होता है, क्यों परहेज करना चाहिए। तो घबराइए नहीं। अभी फिलहाल के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। पुदीने के पत्ते और धनिए के पत्ते पीस करके उनको लेप करिए, उससे कम से कम कूलिंग पहुंचेगी, वहां ठंडक पहुंचेगी, पित्त शांत होगा। खाने के लिए नीम के पत्ते आप सुखा करके चूर्ण बना लीजिए और उस चूर्ण में से 1-1 चम्मच सुबह शाम आप पानी में घोल के पी जाइए, उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा आपको। लेकिन अगर ये सब झंझट आपको नहीं करना कि पत्ते कहाँ से लाएंगे, सुखाएंगे, पीसेंगे, तो नीम की टैबलेट मंगा लीजिए फोन करके। हमारे यहाँ से नीम की टैबलेट है और स्किन फिट टैबलेट बहुत अच्छी है त्वचा के लिए। ऑनलाइन भी आप जाकर के शॉपिंग कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये आप जो है करेंगे तो आपका अंदर से साफ होगा वो। और प्रॉपर कंसल्टेशन, जैसा हम बार बार कहते हैं कि डॉक्टर से प्रॉपर बातचीत भी कर सकते हैं, ताकि एग्जैक्टली पता चले कि क्या कारण है और उसके अनुसार आपको दवाई दी जाए। आजकल नॉन स्टिक बर्तनों का काफी चलन चल रहा है, तो डॉक्टर साहब इसमें पका हुआ भोजन सेहत के लिए अच्छा होता है या बुरा? देखिए, बड़ा एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, काफी डिबेट इस पे मैं भी सुनता रहता हूँ। जहाँ तक मैंने इसको थोड़ा अध्ययन किया है और थोड़ा स्टडीज की, कई लोगों ने रिसर्च भी की है इसके ऊपर, तो उसमें ये पाया कि नॉन स्टिक जो है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे होता है या बुरा? देखिए, बड़ा एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, काफी डिबेट इस पे मैं भी सुनता रहता हूँ। जहाँ तक मैंने इसको थोड़ा अध्ययन किया है और थोड़ा स्टडीज की, कई लोगों ने रिसर्च भी की है इसके ऊपर, तो उसमें ये पाया कि नॉन स्टिक जो है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे समय तक हीटिंग उसमें ना करें। जैसे डीप फ्राइड आप उसमें करते हैं, वो नहीं अच्छा है। हाँ, थोड़ा बहुत आपने डाल के स्टर फ्राई करनी है, थोड़ा बहुत आपने डाल के हल्का सा उसमें एक छौंक लगाना है, या कुछ थोड़ी देर के लिए कुकिंग करनी है। क्योंकि एक स्टडीज के अनुसार मैं पढ़ रहा था कि उसमें उन्होंने पाया कि जब लंबे टाइम तक हीटिंग उसमें रहती है और हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो कभी कभार उसके अंदर कुछ ऐसे
विषैले तत्व या कुछ टॉक्सिक गैसेस वगैरह बन जाती हैं जो हमारे भोजन में मिल जाती हैं, या उसकी जो लाइनिंग है वो ब्रेक हो जाती है, वो टूटने लगती है। तो इसलिए यूज करें, लेकिन एहतियात के साथ ध्यान से प्रयोग करें उसका। आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे आंख से पानी गिरने का आयुर्वेदिक इलाज क्या है। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, आंख से पानी गिरने के बहुत सारे कारण होते हैं। मुख्य रूप से हम देखें तो ओवर वर्किंग या बहुत ज्यादा गर्मी होना, आंख में बहुत पित्त का जो है प्रकोप होना, ये आमतौर पर मानने को। तो कूलिंग अगर हम करेंगे आंख को, यानी कि गुलाब जल आप डालें दिन में 2 बार, पानी के छींटे मारें दिन में 3-4 बार, रात को जब घर आप पहुंचते हैं आप थोड़ा सा खीरा काट के स्लाइस उसको आंख के ऊपर रखें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ताजा एलोवेरा जो होता है, एलोवेरा का गूदा अंदर से निकाल करके वो आंख बंद करके और ऊपर रखें कुछ देर, 5-7 मिनट के लिए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। धनिए का पानी बहुत अच्छा है। एक धनिए का पाउडर 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के बॉईल कर लीजिए, रात भर रख दीजिए, ठंडा होने दो उसको। सुबह उसको छान करके आधा पानी आप यूज करिए, आंखें छींटे मारिए, अंदर डालिए, आई कप से वॉश करिए और बाकी का बचा हुआ आप पी लीजिए। इसी तरह से मेथी का पानी भी आपको पीने से फायदा होता है। आंखों में जो आपको पानी गिरता रहता है, ये सब आप प्रयोग करिए, इससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आप ठीक होंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ ही आज के लिए संजीवनी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन भी बताएंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर पर 0129404004 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda।